बच्चों, आज का टॉपिक जो है मोल कॉन्सेप्ट है। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसा हम देखते हैं कि जो बच्चे आते हैं इंटर पढ़ के पास हो जाते हैं, लेकिन मोल के बारे में उनकी जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाती। और यह टॉपिक जो है पूरा किताब में आपके बिखरा पड़ा हुआ है, एक जगह है भी नहीं, लेकिन इसका यूज बहुत ज़्यादा है। यदि आपको केमिस्ट्री जाननी है तो मोल के बारे में जानना ही पड़ेगा, क्योंकि यही एक ऐसा बेसिक यूनिट है जो केमिस्ट्री की वजह से आया। रसायन विज्ञान में क्यों आया मोल? क्योंकि हमें परमाणुओं, अणुओं, प्रोटॉनों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से मतलब होता है। तो यहाँ पे संख्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मोल को लाया गया। मोल का यूज क्या है, ये क्या है, कैसे प्रयोग किया जाता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप अभी देखेंगे कि मैं विश्लेषण के रूप में आपको बहुत ही रुक रुक के बताऊंगा, लेकिन आप इसको पूरी तरह एकदम ध्यान दीजिए। और बाद में मैं इसको फार्मूले के रूप में भी आपको दूंगा। वो फार्मूला आप तैयार कर लेंगे, न्यूमेरिकल लग जाएगा। लेकिन इसके अंदर की जो चीज़ें हैं उसको समझने के लिए आपको पूरा वीडियो मैं कहूँगा 1 बार, 2 बार, 3 बार देखिए, जब तक कि अच्छी तरह न समझ जाए। तो मोल है क्या? मोल का हमने बताया कि संकल्पना बहुत ही सरल है, लेकिन इसका गहन अभ्यास जरूरी है। प्रयोग में आप तभी ला पाएंगे। यह कब यूज किया गया? ये 14वां बेटा जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ वेट एंड मेजर का 1971 में। वेट एंड मेजर 1971 में 14वां कॉन्फ्रेंस किया गया है। तो 14वें कॉन्फ्रेंस वेट एंड मेजर में 1971 जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उस समय मोल को 7वें बेसिक यूनिट के रूप में स्वीकार किया गया। कौन सा बेसिक यूनिट है? इसको भी आप नोट कर लीजिए, 7th बेसिक यूनिट। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल यूनिट में सबसे बाद 1971 में इसी को स्वीकार किया गया है। तो इस बेसिक यूनिट क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट आप पहले से जानते हैं कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योत तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा, ये 7वां बेसिक यूनिट जो सबसे बाद में आया। यानी 7वां बेसिक यूनिट जो है पदार्थ की मात्रा, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो पदार्थ की मात्रा नापने के लिए ये 7वां बेसिक यूनिट आया। लेकिन पदार्थ की मात्रा नापने के लिए आपके पास पहले से ही यूनिट थे, जिसमें कि आप जैसे वेट को नापते थे, आप वॉल्यूम को नापते थे, आयतन नापते थे। किसी पदार्थ की मात्रा नापने के लिए आप वेट भी नाप सकते हैं उसका। जैसे आप कोई भी पदार्थ लेने जाते हैं, आलू लेने जाते हैं, तो आलू किस में लेते हैं? वेट में लेते हैं। लेकिन आप कोई लिक्विड लेने जाते हैं तो किस में लेते हैं? लीटर में लेते हैं। इसका मतलब पदार्थ की मात्रा को नापने के लिए हमारे पास वेट नापने के लिए और वॉल्यूम नापने के लिए हमारे पास मात्रक 1971 के पहले थे। लेकिन जब आप फल में जैसे केला लेने जाते हैं तो वहाँ पे आप संख्या में लेते हैं। तो इसका मतलब कि संख्या भी इंपॉर्टेंट है पदार्थ की मात्रा को नापने के लिए। तो तीसरा है नंबर ऑफ पार्टिकल। यानी आप नंबर ऑफ पार्टिकल नाप के भी पदार्थ की मात्रा नाप सकते हैं। वेट और वॉल्यूम एक दूसरे द्वारा जुड़े हुए हैं। इसमें परिवर्तन आपको करना होता है तो आप डेंसिटी की सहायता से कर लेते हैं। यानी अगर आपको डेंसिटी पता हो तो आप वॉल्यूम से किस में पहुंच जाते हैं? वेट में। यानी ये जो फार्मूला होता है m बराबर होता है v गुणे d। लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल को वेट द्वारा जोड़ना है, नंबर ऑफ पार्टिकल को वॉल्यूम द्वारा जोड़ना है, ताकि हमें पदार्थ की मात्रा
पता चल जाए कि इसमें कितने कण पाए जाते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जिसके लिए आप मोल शब्द का यूज करेंगे, इसी के लिए आप क्या यूज करेंगे, मोल। तो मोल एक ऐसा यूनिट होगा जो नंबर ऑफ पार्टिकल को वॉल्यूम से जोड़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल को वॉल्यूम से जोड़ेगा और नंबर ऑफ पार्टिकल को वेट से जोड़ेगा। तो मोल क्या है, एक प्रकार से ब्रिज का काम करता है, पदार्थ की भाग और संख्या में संबंध स्थापित करता है। मोल पदार्थ के वॉल्यूम और संख्या में संबंध स्थापित करता है। इसका मतलब अब हमें मोल को वेट के रूप में भी डिफाइन करना होगा, मोल को वॉल्यूम के रूप में भी डिफाइन करना होगा और मोल को पार्टिकल के रूप में भी डिफाइन करना होगा। तो अब हम इसको तीनों रूप में डिफाइन करेंगे और आपस में इसको जोड़ देंगे। देखिए कैसे डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले मोल को वेट के रूप में डिफाइन किया गया। मोल, वास्तव में मोल का जो शब्द दिया गया था वह ओस्टवार्ड ने दिया था, ओस्टवार्ड ने। और इसका मीनिंग जो होता है, ये लैटिन शब्द है बेटा, ये लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है मास हिप पाइल। मास हिप पाइल का मतलब आप देखे होंगे जहां गोबर फेंका जाता है उसको ढेर कहा जाता है, तो वही है मोल। तो मोल क्या है, इसका लैटिन में मीनिंग होता है मास या हिप या पाइल। अब इसको आप डिफाइन करिए कि ये वेट के रूप में कैसे डिफाइन है। तो सर्वप्रथम डिफाइन किया गया कि एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसका वेट उस पदार्थ के एटॉमिक वेट के बराबर होता है। अर्थात अगर एक मोल कोई भी पदार्थ हो, एक मोल मान लीजिए कार्बन का है, एक मोल C12 है, तो एक मोल C12 का जो वेट होगा वह कितना होगा, 12 ग्राम C12। यानी एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसका वेट उसके परमाणु भार के बराबर होता है। अगर वो अणु के रूप में है तो उसके अणु भार के बराबर होगा। तो एक मोल C12 का मतलब ये हुआ। हम कह दें एक मोल H2O, तो एक मोल H2O का वेट कितना हो जाएगा, 2 और 16 यानी 2 + 16 18। तो इसी का वेट आप ग्राम में कर दीजिए, तो 18 ग्राम H2। तो एक मोल H2O का मतलब हुआ 18 ग्राम H2O। तो हमने परिभाषित कर दिया एक मोल वेट के रूप में क्या है, एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसका वेट उतना होता है जितना पदार्थ का परमाणु भार ग्राम में या पदार्थ का अणु भार ग्राम में होता है, वह भार ही एक मोल कहलाता है। पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा, ये वेट के रूप में डिफाइन हुआ। अब दूसरी वॉल्यूम के रूप में डिफाइन कर लिए। जब वॉल्यूम के रूप में आप डिफाइन करेंगे तो चूंकि आपका गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर आदि पे परिवर्तित होता रहता है, तो हमको लेना होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, या उसी को कहते हैं STP, या इसी का नाम है NTP। NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो नॉर्मल प्रेशर 1 atm हो जाएगा, टेम्परेचर आपका हो जाएगा 273 केल्विन, और यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन में बदलेंगे तो 273 केल्विन। तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे ये देखा गया कि किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन, 1 मोल गैस का आयतन होता है 22.4 लीटर NTP पर। ये एवोगैड्रो का सिद्धांत था कि किसी भी गैस का NTP पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। तो दूसरा परिभाषा हो गया, मोल किस में डिफाइन हो गया, लीटर में। अब आइए तीसरी डिफिनीशन, पार्टिकल के रूप में क्या होता है उसको समझ लीजिए और तीनों को आपस में क्लम्प कर दीजिए यानी मिला दीजिए।
तीसरी परिभाषा दी गई कि एक मोल कणों की वह संख्या है, एक मोल कणों की वह संख्या है जिसमें एवोगैड्रो संख्या के बराबर कण होते हैं। एवोगैड्रो संख्या के बराबर कण का मतलब जिसका मान बाद में निकाला गया तो वो आया 6.023 10⁻23 कण पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है बेटा कि एक मोल एक फिक्स्ड अमाउंट है, जैसे एक दर्जन होता है 100 होता है, उसी प्रकार से एक मोल इतने कण को व्यक्त करता है। अगर हम ये कह दें कि एक मोल व्यक्ति हैं तो इसका मतलब 6.023 10⁻23 व्यक्ति होंगे। एक मोल पेन है तो इसका मतलब 6.02 10⁻23 व्यक्ति होंगे। तो इस प्रकार से हमने मोल को वेट, वॉल्यूम और कण के रूप में डिफाइन किया। इन तीनों को आप एक साथ कर लीजिए। और ये कहाँ से आया 6.02 10⁻23 कण? क्या इसको वैज्ञानिकों ने गिना था? बिल्कुल नहीं गिना था। इतना बड़ा कण, इतनी बड़ी संख्या को आप काउंट कर ही नहीं सकते। यदि इस संख्या को आप काउंट करने लगेंगे तो आपको 9 जन्म लेना होगा, 8 जन्म पार हो जाएगा। यदि आप एक काउंट पर सेकंड लीजिए तो देखिए इसको गिनने में कितना लगेगा। यदि आप 1 काउंट पर सेकंड करें तो एक दिन में आप कितना काउंट करेंगे बेटा? एक घंटे में 60 × 60, एक दिन में × 24 और एक साल में कितना कहेंगे? 365। तो इससे यदि आप इसको भाग दे दें तो आपको पता चल जाएगा कितने ईयर लगेंगे। तो ईयर्स अगर आप देखिए तो हो जाएगा 6.023 10⁻23 60 24 × 365। इसको आप मान लीजिए 100 ही मान लीजिए। तो यदि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और पूरा कर लेंगे तो ये लगभग आपका पड़ जाएगा। ये देख रहे हैं, ये 2 स्थानीय मान ले लीजिए। ये 365 को आप मान लीजिए 400 है, तो 400 है, ये 20 मान लीजिए। स्थानीय मान लेके करेंगे तब भी आपका ये 3 0, ये 2 0, ये 1 0, ये 1 2 3 यानी 2 0 और ये आपका 1 0 3 0 4 5 और एक ले लीजिए 6 0। यदि आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये करीब 10⁻8 ईयर्स 10⁻16 ईयर्स लग जाएंगे। इसको देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके तो लगभग 10-16 ईयर्स लग जाएंगे। तो क्या इसको गिना गया? नहीं, ये संख्या इतनी बड़ी है कि गिनना संभव नहीं है। इसके लिए आप यदि ये बैंक में यदि आप काम करते हैं तो आप जानते होंगे या बैंक के कार्यप्रणाली को समझते होंगे। जैसे वहाँ पे आप 5 बोरा लेके जाइए 5 के सिक्के और कहिए कि इसका वैल्यू कितना है, तो वह क्या करते हैं, वो तौलते हैं। वह उस बोरी को तौल लेंगे और उनको एक सिक्के का वजन मालूम है, तो उस सिक्के के वजन से उस बोरी के वजन में भाग दे देंगे और वह संख्या आपको पता चल जाएगी। सेम काम वैज्ञानिकों ने भी किया। यह भी एक बैंक कर्मचारी की तरह ही इन्होंने काम किया। इन्होंने वेट में कार्बन का ये जानते थे कि 1 मोल इन्होंने डिफाइन किया कितना होता है, 12 ग्राम। इन्होंने कितना डिफाइन किया, 12 ग्राम। तो 12 ग्राम में ये कणों की संख्या निकाल लिए। तो एक कण की जो संख्या होती है उसको उन्होंने निकाल लिया। तो एक की होगी 12 × 1.67 × 10⁻−24 ग्राम। यानी एक कण कार्बन का वेट ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा आता है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा इन्होंने निकाला और इससे इन्होंने भाग दे दिया तो मिल गया 6.022 10⁻23 कण, जिसको कि आप एवोगैड्रो कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। एवोगैड्रो कांस्टेंट। और अच्छी बात समझिए बेटा
ये एवोगैड्रो कांस्टेंट एवोगैड्रो ने नहीं खोजा था, इसको खोजे थे लोस्मिट और उनके सहयोगी। इसलिए इस संख्या को कैपिटल एन द्वारा भी दिखाया जाता है या कैपिटल एल द्वारा भी, ज़्यादा एन द्वारा दिखाया जाता है। और इस एवोगैड्रो कांस्टेंट का मान ऐसा नहीं है कि केवल कणों की संख्या यहीं से निकाला जाता है, इसके अलावा भी इस कांस्टेंट का मान फैराडे के अपघटन से निकाल सकते हैं, पदार्थ के घनत्व से निकाल सकते हैं और विस्कोसिटी श्यानता से निकाल सकते हैं। तो 3-4 जगह से और भी निकाल सकते हैं। ये कण 6.02 गुणे 10⁻23 आते हैं। तो इस प्रकार से ये इसके पीछे का थ्योरी हुआ। अब इसको हम फार्मूला के रूप में आपको बताते हैं ताकि इन सब आइडिया के साथ आप सवाल लगाने में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो मोल बराबर हो गया यदि पदार्थ है तो पदार्थ का भार ग्राम में बटे परमाणु भार ले लीजिए या अणु भार। अगर यौगिक के रूप में है, अणु के रूप में है तो अणु भार से भाग देंगे, पदार्थ के रूप में है तो पदार्थ के रूप में। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम मोल निकालेंगे, पदार्थ का भार ऊपर रख देंगे और नीचे परमाणु भार और अणु भार से भाग कर देंगे। यदि संख्या के रूप में लिखना हो तो ऊपर हो जाएगा कणों की संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या। एवोगैड्रो संख्या से होती है 6.023 10⁻23। तो मोल का मान आप कणों की संख्या से निकाल सकते हैं। और यदि वो लिक्विड के रूप में है तो एनटीपी पर किसी गैस का आयतन, एनटीपी पर किसी गैस का आयतन बटे 22.4 लीटर। तो मोल आप 3 चीजों से निकाल सकते हैं, सॉलिड अवस्था में परमाणु भार और इससे, और यदि वो गैसीय अवस्था में है तो इस प्रकार से, और कणों की संख्या निकाल सकते हैं। तो ये आपस में एक दूसरे द्वारा जुड़ जाते हैं। यदि आपको पदार्थ का भार दिया है, कणों की संख्या पूछा है, तो आप मोल निकालिए और मोल से कणों की संख्या। तो इस प्रकार से ये आपस में जुड़ रहे हैं। अब हम 3-4 प्रश्न आपको बताते हैं, उसको आप यदि कर लेंगे तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन 1, पचास ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में उपस्थित अणुओं की संख्या और परमाणुओं की संख्या। कैल्शियम कार्बोनेट में उपस्थित अणुओं व परमाणुओं की संख्या, यानी वेट दिया है, आपको संख्या पूछ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले मोल निकालना होगा और ये भी जानना होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है बेटा, ये एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में 1, 2 और 3 2 5 यानी 5 कण हैं। एक कैल्शियम कार्बोनेट में कितने परमाणु हैं? 5 परमाणु, एक कैल्शियम के, एक कार्बन के और 3 इसके। तो इस प्रकार से आप पहले निकालिए मोलों की संख्या। तो मोल हो गए पदार्थ का भार 50 ग्राम बटे कैल्शियम कार्बोनेट का अणु भार। अणु भार कितना होता है? 100। निकाल लीजिएगा। 40 + 12 + 8, ये आपको दिया रहेगा, एटॉमिक वेट दिया रहता है। तो इस प्रकार से मोल आ गए 1/2। तो अब 1/2 आ गया तो कणों की संख्या यहाँ से निकल जाएगी। 1/2 बराबर हो जाएगा कण। इसके कण कैसे होंगे? कैल्शियम कार्बोनेट के अणु होंगे। तो यहाँ कणों पे आप लिखेंगे अणुओं की संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या।
इसको n भी लिखा जाता है, तो n लिख लीजिए। तो अणुओं की संख्या हो गई n/2, यानी 6.023 10⁻23/2, यानी 3.011 गुणे 10⁻23 अणु। और परमाणु कितना हो गए? एक कैल्शियम कार्बोनेट में 5 परमाणु हैं, तो इतने अणु में कितने हो जाएंगे? इसका 5 गुना। इसका मतलब परमाणुओं की संख्या बराबर 5 गुणे अणुओं की संख्या, 5 गुणे n/2, यानी 5 गुणे 3.01 गुणे 10⁻23, तो 5 3 15, 1.5 गुणे 10⁻24 परमाणु। यदि बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछता तो भी हम निकाल लेते। एक कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन 12 होगा, कार्बन में 6 होंगे, ऑक्सीजन में 8 होंगे, तो 8 3 24, 24 और 6 30, और 30 और 20 50। तो इस प्रकार से 50 से मल्टीप्लाई कर देते। एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन है? 50, तो 50 गुणे इतना हो जाता है। तो एक तो ये सवाल हुआ। दूसरा सवाल, यदि हम कहें कि फैराडे के लिए ये मोल कॉन्सेप्ट से आप पूरे विश्व की जनसंख्या बताइए, पूरे विश्व की जनसंख्या मोल में बताइए। तो देखिए मोल कितनी बड़ी क्वांटिटी है भी आपको समझ में आएगा कि माइनस में संख्या दिखेगी, यानी इतनी बड़ी। इस समय विश्व की जनसंख्या कितनी है? 8 अरब लगभग है। तो 8 अरब में कितना हो जाएगा? यहाँ आएगा अरब, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, तो 10⁻9, यानी मान लीजिए 8 अरब है तो हम इसको 10 अरब मान लेते हैं, तो 10⁻9 पॉपुलेशन है। यहाँ आएगी 10⁻10 मान लीजिए। इस समय तो नहीं है, लेकिन बाद में मान लीजिए हमारे किसी पूरे विश्व की पॉपुलेशन 10⁻10 है, तो इसको मोल में व्यक्त करना हो तो कैसे करेंगे? भाग दे दीजिए, कितने से? 6.023 10⁻23, तो ये मोल में आ जाएगा। यानी पूरे विश्व की जनसंख्या को हम मोल में व्यक्त कर रहे हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा। 10 यहाँ बाहर ले लीजिए, तो 23 में से 9 घटाइए तो कितना आएगा? ये 10⁻−23 हो जाएगा, तो 13 बचता, ऊपर जाएगा तो 10 बाहर ले लीजिए, तो लगभग 1.6 से भाग देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट मान लीजिए 5, और 10⁻−14, तो इतना मोल हुआ बेटा। तो मोल आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी क्वांटिटी है। इसी प्रकार से मान लीजिए चाक आपको दिया गया, या एक सवाल मैं और देता हूं, जैसे मीथेन, ये CH4 है। हम कहें 4 ग्राम मीथेन में आप परमाणुओं की संख्या बताइए, अणुओं की संख्या बताइए, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो सेम सवाल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट वाला है उसको आप कर लेंगे। लेकिन यदि हम मान लीजिए लिक्विड अवस्था में दें, जैसे ड्रॉप, 1 बूंद जल में H2O के कितने कण मिलेंगे? तो जल क्या है? लिक्विड अवस्था में है, इसका मतलब है आपको लिक्विड से वेट चाहिए, तो डेंसिटी चाहिए। जल का घनत्व क्या होता है? एक ही होता है, तो आप इससे मास निकालेंगे, मास बराबर हो जाएगा V गुणे D। एक बूंद का मतलब आप मान लीजिए 1 ml का 10वां भाग, यानी 0.1, तो 0.1 में आप 1 से गुणा कर देंगे। 1 ग्राम पर cc होता है घनत्व जल का, और 1 ml का मतलब भी cc होता है, तो ये आपस में कट जाएगा, इसका मतलब 0.1 ग्राम। तो जल की 1 बूंद का वजन हो गया 0.1 ग्राम। तो
तो इसमें आप मोल निकाल लीजिए, तो मोल कितना आ जाएगा 0.1 बटे H2O का अणुभार कितना होता है 18, तो 1/180 आप कह सकते हैं। ये आ गया आपका मोल का संख्या। अब कणों की संख्या निकालनी है, तो एक मोल में 6.023 10⁻23, तो इतने मोल में n से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात कणों की संख्या का मतलब H2O 1/180 गुणे 6.023 10⁻23, इसको आप 200 लगभग मान लीजिए, तो 200 भी मानेंगे तो ये 10⁻23 यानी 2 जीरो कट जाएगा, 10⁻21 200 मानेंगे तो यहाँ नीचे 2 बचेगा लगभग, और 6.023 और यहाँ 10⁻21 ये लगभग 3 आ जाएगा, 3.011 गुणे 10⁻21 H2O अणुओं की। तो आप समझ सकते हैं कि एक बूंद जल में इतने H2O के कण पाए जाते हैं। तो अगर जलीय अवस्था में है तो हम विलयन की मोलरता निकालते हैं। मोलरता होती है m, और मोल की संख्या जल अवस्था में निकालने के लिए मोल की संख्या बराबर हो जाती है m गुणे v लीटर में। परिभाषा है, जब आप विलयन की सांद्रता को व्यक्त करेंगे तो मोलरता, नॉर्मलता कई रूपों में व्यक्त होती है, तो एक रूप ये भी है मोलरता। यम क्या है यहाँ मोलरता। तो अगर मोल की संख्या जलीय अवस्था में निकालना हो तो यम गुणे भी कर लेते हैं, तो हमको मोल की संख्या आ जाती है। किसी कंपाउंड में निकालना हो जैसे MX NY, यहाँ पे क्या संबंध होगा, Y गुणे मोल की संख्या किसकी, यम की, मोल की संख्या यम बराबर x गुणे n मोल की संख्या n की। तो इस प्रकार से एक संबंध ये मिलता है। किसी भी कंपाउंड में यदि आपको उसकी संयोजकता मालूम है यानी सूत्र मालूम है, तो हम मोल की संख्या इस प्रकार से निकाल लेते हैं, y गुणे यम पदार्थ के मोल की संख्या बराबर x गुणे मोल की संख्या। इसके अलावा बेटा इसका बहुत ज़्यादा यूज रासायनिक गणना में होता है, केमिकल कैलकुलेशन। इसका इम्पॉर्टेंट क्या है, बिना मोल कॉन्सेप्ट के आप कोई भी रासायनिक गणना नहीं कर पाएंगे। तो इसका वीडियो मैं इसके बाद बना दूंगा, क्योंकि यह भी टॉपिक कम से कम 20 मिनट का होगा। इसमें आप वेट का रिलेशनशिप देखेंगे, वेट वॉल्यूम का रिलेशनशिप देखेंगे, साथ में एक नया सिद्धांत मैं आपको बताऊंगा, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। उसकी सहायता से आप कैसे संबंध स्थापित करेंगे और किस प्रकार से मोल का यूज रासायनिक गणनाओं में करेंगे। इसके अलावा एक और आता है सीमांत अभिकारक, लिमिटिंग एजेंट, उसका भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो अगले वीडियो में मैं आपको उसको दूंगा। धन्यवाद बेटा।